तो सबसे पहले हम अगर इसको कुछ देर के लिए लर्निंग को छोड़ रहे हैं, इसको बाद में हम देखेंगे। पहले हम आज बात करेंगे इवैल्यूएशन के बारे में। इवैल्यूएशन मतलब आप समझते होंगे, इसको मूल्यांकन कहा जाता है हिंदी में। ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है समेटिव। ठीक है, कि समेटिव समेटिव बोलता हूँ। ठीक है, दो प्रकार का होता है, आप इसको लिख लीजिएगा अलग अलग। इससे प्रश्न थोड़ा ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा उलझाऊ लोगों को लगता है, पर ऐसा कुछ है नहीं। जैसे देखिए, जो फॉर्मेटिव की बात करते हैं और एक होता है समेटिव, दो है ना। मतलब फॉर्मेटिव, देखो फॉर्मेटिव होता क्या है इवैल्यूएशन। जैसे आपको याद होगा, जब आप निचली कक्षाओं में थे, निचली मतलब कि कक्षा 7, 8 में, 9 में, तो बहुत जगहों पे, खास के मेरे स्कूल में भी द्विमासिक मतलब 2 मंथ एग्जाम्स होते थे, 3 मंथ होते थे, या क्विजेज होते थे। मतलब ना, क्या कहते हैं क्विज, मतलब कि एक क्लास से दूसरे क्लास में कुछ ना कुछ कंपटीशन करवा देना, ऐसा कुछ करवा देना। ये सब हुआ करता था। तो ये क्या है, ये एक फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है, इसका है स्पीड ऑफ लर्निंग पे यह माना जाता है कि ये जो, अगर आपसे पूछे कि पढ़ने का स्पीड, इस पढ़ने की जो स्पीड है वो कौन देखता है, ठीक है। पढ़ने की स्पीड जो है वो कौन देखता है, या कौन डिसाइड करता है, या किस में देखा जाता है, किस इवैल्यूएशन में। तो कौन सा है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, जिसमें पढ़ने की स्पीड देखी जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या क्या है, क्विजेज हैं। तो आप लोग क्विज समझ रहे हैं, सामने क्विज क्या होते हैं, वो हैं। उसके अलावा क्या है, टेस्ट जो होते हैं। अब ये टेस्ट फाइनल टेस्ट नहीं है, टेस्ट होते हैं नॉर्मल टेस्ट। आप लोग को याद होगा ना, सरप्राइज टेस्ट अक्सर कक्षा 10, 11 में लिए जाते थे ना, कि टीचर बताता नहीं था, अचानक से टेस्ट लेता था। टेस्ट क्यों ले रहा था वो देख रहा था कि जो चीजों को समझा रहा है या पढ़ा रहा है, वो उन लोगों को समझ में आता है कि नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अगर मैं अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, मैं अचानक से रोक के आपसे कुछ पूछने लगूं, तो ये फॉर्मेटिव होगा कि समेटिव होगा, आप बताए कोई। मैंने समेटिव की बात नहीं की। अगर मैं अचानक से पूछता हूँ, तो कौन सा इवैल्यूएशन होगा, फॉर्मेटिव? फॉर्मेटिव होगा फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव होगा। फॉर्मेटिव क्यों होगा? क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि मतलब जो तुमने पढ़ाया है सही पढ़ाया है जैसे मतलब बच्चों को समझ में आया है कि नहीं आया है, कि वो हाँ, सही उत्तर देगा कि नहीं देगा। हाँ, यही है कि मतलब जो स्पीड ऑफ फॉर्मेटिव। लर्निंग। हाँ, स्पीड ऑफ लर्निंग मेन वही है ना, कि आप देख रहे हैं कि सीखने की गति कितनी है। जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ चीजें उलझाओ, हम उस पे 2-2 घंटे फंस गए, तो उससे हमारी स्पीड ऑफ लर्निंग आपको पता चलेगी थोड़ी धीमे चल रही हैं चीजें। तो ये जो फॉर्मेटिव, ये भी आवश्यक क्यों है, इसमें मासिक या साप्ताहिक परीक्षाएं होती रहती हैं। उसकी वजह क्या है कि खैर, अब इन कक्षाओं में जो अभी जिस स्तर पे हम हैं, इस पे तो नहीं होता ये। अच्छा, आपको पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि अब सेल्फ इवैल्यूएशन का टाइम है। एमए में आप सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं चीजों को, खुद को आंकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना। चलो बताओ, कौन सा मॉडल था इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन था? 3 मॉडल पढ़े थे हम लोग ना, पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हेटागोजी। सेल्फ इवैल्यूएशन किसमें था? हेटागोजी में था। सबसे हाईएस्ट कौन सा था उसमें? क्यूटागोजी था। और तो तुम मत बताओ, कोई और बताओ, इसमें सबसे बच्चों के लिए कौन सा मॉडल था? तो बताया, बच्चों के लिए कौन सा मॉडल था इसमें, हेटागोजी, एंड्रोगोजी, और बच्चों के लिए कौन सा था? पेडागोजी। हाँ, पेडागोजी मॉडल। आप सब बताएं, ऐसे अभी दोबारा पढ़ें उसको, ऐसे भ्रमित ना हो अभी तो। पहला पहला ये क्या कहते हैं, शुरुआत है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। हाँ, सुजाता, आप सही करें, पेडागोजी मॉडल था बच्चों के लिए। तो फॉर्मेटिव में क्या था, क्विजेस की बात होती है, यहाँ पे टेस्ट होते हैं। स्पीड ऑफ लर्निंग मासिक या साप्ताहिक होते हैं, ये देखने के लिए कि जिस रफ्तार से शिक्षक पढ़ा रहा है, आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि उससे दूर ही है। ठीक है। और जो समेटिव, नाम ही सम करना होता है ना, सम हम कहते हैं ना, ऐड करना, या पूरा एक बांध देना, वो क्या होता है, फाइनल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम जो हम लोग देते हैं, आखिरी परीक्षा। ये आपके समेटिव एग्जामिनेशन में आती है। अब प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न ऐसे बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिव एग्जाम का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये भी इस बार आया था प्रश्न। उसमें क्या क्या दिया था, क्विज दिया था, टेस्ट दिया था, और एक दिया था 2 मंथ टेस्ट, और दिया गया था बोर्ड एग्जाम। तो कौन सा उसमें फॉर्मेटिव नहीं है? बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम। हाँ, जो फाइनल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, वही समेटिव में आता है। ठीक है। तो आपको ये याद रहेगा, फॉर्मेटिव क्या, फॉर्मल। फॉर्मल मतलब स्पीड ऑफ लर्निंग के लिए।
समेटिव नाम में सम होता है ना, कि मतलब सारांश टाइप का, कि सबका निचोड़। वो क्या है, फाइनल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम, वही तो है समेटिव। तो इवैल्यूएशन में दो ही है, एक फॉर्मेटिव एक समेटिव। आपको याद रहेगा ना ये दोनों, कि इसमें कंफ्यूजन होगी कभी? नहीं। तो आप लोग ने लिख लिया कि नहीं अभी? बस इनका क्या लिखना है, फॉर्मेटिव, क्विज, टेस्ट, स्पीड ऑफ लर्निंग, मासिक या साप्ताहिक होता है ये। और जो समेटिव होता है फाइनल बोर्ड एग्जाम, मतलब आखिरी परीक्षा यही होती है। बोर्ड एग्जाम जो आपका होता है, अच्छा आपका बोर्ड एग्जाम फिर क्या है, फॉर्मेटिव है कि समेटिव है? हम्म। क्या पूछे? फिर से एक बार फिर आपका, रिपीट कर? कह रहा हूँ आपका बोर्ड एग्जाम क्या होगा? समेटिव होगा। समेटिव होता है। हाँ, वो समेटिव ही होगा। आज भी मेरी आवाज कुछ फंस रही है क्या, या लग रहा है दूर से आ रही है? नहीं नहीं, पूरा फ्रेज है। ठीक है ठीक है। तो हम आगे बढ़ें, इतना लोगों ने मतलब लिख लिया या चीजों आपके मन में है एकदम क्लियर ना? हाँ हाँ। ठीक है, अब मैं अपने कुछ गंदे नोट्स दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए, इसमें स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, क्योंकि मेरा तरीका ये बनाने का, जैसे अगर आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप चीज़ों को याद नहीं कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। हो सकता है आपकी सोच इससे अलग हो, आप कम से कम लिखने का प्रयास करें, जैसे दिमाग पे याद जो पड़े कि क्या था। ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा है ना? शायद जूम करने पे, आप मुझे एक काम कीजिए ना, मेरे उसको जूम कर दीजिएगा मेरे पेज को, तो शायद ज़्यादा क्लियर दिखे। किसी को कोई समस्या है देखने में? नहीं। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करेंगे मेजरिंग वेरिएबल से। मेजरिंग से, मापन से आप क्या समझते हैं, मापन क्या होता है? मापने के चर मतलब मापने वाले क्या होते हैं, मापन होता क्या है अगर देखा जाए तो? एक प्रकार से ये मात्रा हुआ, कोई वस्तु कितना मात्रा में है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मापन वही इसका मापेंगे तो कोई आप। मानक होगा। हाँ, मापेंगे तो आप वही ना जो है, जिसका आप जानते हैं कि कितनी मात्रा में है। अब ईश्वर को तो आप मापेंगे नहीं कितने लंबे चौड़े हैं, क्योंकि वो सामने नहीं है। तो ये सही कहा आपने कि एक मात्रा को मापना। अच्छा देखिए, उसके चार भाग हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं, आप 1 2 3 4 लिख लीजिएगा। इससे आपको बहुत सारे प्रश्न 20 21 में दिख जाएंगे। ठीक है, पहला है नॉमिनल स्केल, सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर नॉमिनल स्केल। ठीक है, अब नॉमिनल स्केल क्या होती है, नॉमिनल स्केल वो होती है जिसमें केवल टैग्स रहते हैं। टैग्स मतलब एक एक नाम दे देना, लेबल्स और टैग्स एक 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 नाम दे देना, और कोई इसमें रैंकिंग का सिस्टम नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ कि क्या कहते हैं, कोई इसमें रैंकिंग नहीं, बस टैग्स दे, जैसे मैंने टैग दे दिया है कि जितने भी वो हैं, क्या कहते हैं, जितने भी लंबे लड़के हैं सब एक साथ आ जाएं। ठीक है, मैंने कोई रैंकिंग नहीं दी कि कितना सेंटीमीटर कितना, बस मैंने कहा कि लंबे लड़के आ जाएं। ठीक है, एक टैग हो गया कि वो लंबे लड़के हैं। ठीक है, हो सकता है उस कक्षा में लंबे हो या उससे बाद और लंबे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो लंबे लड़के मैंने कहा, मैंने उनको ना कोई रैंकिंग दी है ना कोई टैग दिया है, मतलब मैंने रैंकिंग उनको बस टैग और लेबल दिया है। एक टैग क्या है, लंबे लड़के, लेबल क्या है, हाँ लंबे लड़के हैं ये। ठीक है, आपको इसमें क्या लिखना है, आपको इसमें टैग याद रखना है कि इसमें टैग दिया जाता है या लेबल दिया जाता है। इसमें रैंकिंग नहीं होती, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी ना इसको याद करने में? मतलब जो नहीं। नॉमिनल स्केल जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक टैग या लेबल दिया जाता है, उसमें कोई रैंकिंग नहीं होती है। जैसे आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, अगर मैंने कहा कि वो सारे मोटे लड़के एक तरफ आ जाएं। अब मोटे लड़के मैंने कोई रैंकिंग नहीं दी ना कि कम तोंद से लेके ज्यादा तोंद वाले या ज्यादा तोंद से कम तोंद वाले, कोई रैंकिंग नहीं है, बस एक टैग है उनको कि मोटे लड़के। ठीक है, ये नॉमिनल स्केल होती है। ऑर्डिनल स्केल क्या होती है, नाम से ही पता है कि ऑर्डर में। ठीक है, अब क्या है, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग डाटा विदाउट गैप, मतलब ये क्या है, देखिए इसमें बात होती है ऑर्डरिंग स्केल है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे में लिखता चला गया ना, कई संख्या चलता गया। ये क्या है, ऑर्डरिंग और रैंकिंग तो है, पर इसमें कोई गैप या कोई ऐसा गैप तुमको नहीं दिखेगा। ठीक है, विदाउट गैप है, मतलब कोई ऐसा निश्चित से कि एक ये भी कह सकते हैं कि इसमें एक चीज गलती हो जाएगी भी आगे चल के, एक चीज आप फिर कंफ्यूज होंगे, उससे अच्छा मैं भी उसको खत्म कर दूं। अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1
3, 4, 6, 7, 9, 15। ठीक है। अब क्या है कि ऑर्डर और रैंकिंग तो है, पर इसमें कोई ऐसा निश्चित गैप नहीं है, कोई निश्चित अंतराल में नहीं है, बस ऑर्डर में है। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि इसी पतले लड़के में कि जितने भी क्या कहते हैं लंबाई के हिसाब से बच्चे एक खड़े हो जाएं, ठीक है। तो खड़े तो हो गए बच्चे। अब उसमें हम कोई ऐसे हाइट वाइज जैसे कि यहाँ पे नो रैंकिंग थी ना, यहाँ पे क्या जुड़ा है, बस रैंकिंग जुड़ गई है। कैसी रैंकिंग? रैंकिंग ऐसी है कि उनका ऑर्डर तो निश्चित है, पर उनमें कोई एक गैप डिसाइडेड नहीं है। अब गैप डिसाइड की बात कहाँ से आ रही है, अब इसको अभी मत समझिए। हम आगे अभी फिर वापस आते हैं ना, आगे की चीजें समझेंगे, फिर अब ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। हम आगे थोड़ा समझेंगे तो इंटरवल स्केल क्या होती है? इंटरवल मतलब अंतराल होता है, आपने बहुत जगह सुना होगा अंतराल। अब कोई नाम से बताए अंतराल क्या हो सकता है, अंतराल या स्केल क्या हो सकता है, कोई बताए जिसके मन में कुछ भी आ रहा हो कि अंतराल क्या हो सकता दो बिंदुओं के बीच का एक एक पॉइंट कह सकते हैं। है। हाँ मतलब और कुछ हो सकता है क्या? इंटरवल होता है, समयांतर कह सकते हैं, समय मतलब 2 बीच मतलब 2 समयों का अंतर। हाँ ये भी ठीक है। और आप लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे पास में, पर थोड़ा सा और। देखिए क्या होता है कि जो इंटरवल स्केल होती है, ठीक है, इंटरवल स्केल ऐसे काम करती है कि डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, यहाँ जो इंटरवल होता है ना वो धीरे धीरे सेम होता जाता है। ठीक है। मतलब इंटरवल हम अंतराल जानते हैं ना, जैसे कि मैंने कहा कि दो का अंतराल है, तो आप में से कोई बताए एक के बाद दो के अंतराल में गिनतियां बताई मुझे क्रम से, एक के बाद दो के अंतराल में। कोई बताए? 1.25 फिर 1.5 फिर 1.5 हो 2। सकता है। नहीं नहीं, मैं आपको एक संख्या दे रहा हूँ ना कि दो के अंतराल में बताइए। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके। अच्छा। हाँ, तो ये भी तो एक इंटरवल स्केल है कि नहीं, बताइए। एक इंटरवल निश्चित एक अंतराल तो आ ही रहा है उसमें, है कि नहीं? लेकिन आप तो इसको आप लगा दे जाते हैं, अगर आप देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो आप लगा देते हैं कि इंटरवल है। तो इसमें एक नई चीज आती है, विदाउट ए ट्रू जीरो पॉइंट। ये क्या होता है ट्रू जीरो पॉइंट? किसी को पता है क्या होता है यहाँ पे? किसी को कुछ आइडिया कि ट्रू जीरो पॉइंट क्या हो कभी सकता है? समाप्त ना हो। नहीं नहीं, ये थोड़ा सा पता है, ये हमको मैं बता, हमने इस पर रिसर्च किया। मैं एक्चुअली ढूंढ रहा, अगर मिल जाता ना, वरना मैं अगले कक्षा में जब शुरू का रिसर्च में मैंने कहीं कुछ लिखा था इसको लेके थोड़ा आसान बनाने के लिए। हम्म, चलिए अगली कक्षा में लाऊंगा इसको, छोड़िए अभी इसके लिए। तो देखिए, जो ये आपकी इंटरवल स्केल है, इसमें ट्रू जीरो पॉइंट की बात है। ट्रू जीरो पॉइंट पता है क्या होता है? जीरो जो होता है, इसके बाद माइनस में नहीं जाना है, वो ट्रू जीरो पॉइंट, मतलब जीरो के नीचे आप जा ही नहीं सकते। इसमें जैसे क्या होता है, मैंने अंतराल की बात की, पर मैंने ये नहीं कहा कि आप नकारात्मक नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि जीरो के बाद मैंने कहा कि एक अंतराल से दो दो का अंतर लाओ, तो हो सकता है आपने +2 किया, +4 किया, +6 किया। आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि -2, -4, -6 ये कर सकते हैं, नहीं आप कर सकते हैं ना अभी तो। ट्रू जीरो पॉइंट वहां काम हाँ, आता है जब हम रेशियो की बात, औसत की। आज तक आप में से किसी ने औसत को नकारात्मक देखा है? आज तक कोई बता दे, इतने साल के आपके कैरियर में किसी ने एक औसत को नकारात्मक देखा है? मतलब ऐसा औसत रेशियो स्केल कैसे चलता है? 3/4 का रेशियो है, इसके इतने बाय इतना का रेशियो है। किसी ने कभी माइनस का रेशियो देखा है? कभी माइनस का रेशियो चला हो कभी? कोई बताए? किसी ने नहीं। अनुपात देखा है, इसमें माइनस का अनुपात चल रहा हो? नहीं होता। देखो, जो रेशियो स्केल बनाई जाती है ना, वो एक अनुपात पे बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैं एक अनुपात बना दूं, एक मिनट ना, मैं एक अनुपात बना दूं
10:20:30:40 मतलब एक सही मामले में 1:2:3:4 होगा ना, ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो ये जो इसकी बात होती है ये रेशियो स्केल होता है। अच्छा, परीक्षा में आपसे ये सब नहीं पूछते हैं। परीक्षा में आपसे क्या पूछेंगे जो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ट्रू जीरो पॉइंट किस में होता है। वो हमेशा याद रखना है कि रेशियो स्केल की बात होगी तो हमेशा ट्रू जीरो पॉइंट होगा। जब आपसे पूछेगा कि कहाँ डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, या बोल दे कि निम्नलिखित में से एक कंटिन्यूअस अंतराल चल रहा है, एक इंटरवल है, और लेकिन उसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं है। जहां ट्रू जीरो पॉइंट नहीं है और अंतराल है, वहां इंटरवल स्केल। रेशियो स्केल में अंतराल होगा, ऑर्डर होगा, लेबल होगा, पर वहां ट्रू जीरो पॉइंट भी होगा। समझे? यहाँ क्या था, टैग लेबल था लेकिन रैंकिंग नहीं थी। यहाँ टैग लेबल है, यहाँ रैंकिंग है, लेकिन एक निश्चित अंतराल नहीं है। यहाँ अंतराल तो आ गया लेकिन ट्रू जीरो पॉइंट नहीं है, और इसमें सब कुछ है रेशियो स्केल में। इसके ऊपर हम और थोड़ा सा क्लियर करना चाहें अगर, तो एक बार फिर से आपको समझाना चाहें तो क्या है। सबसे पहले हमने नॉमिनल स्केल पे है। नॉमिनल मतलब नाम रखना, एक टैग देना, एक लेबल देना, पर कोई उसको रैंकिंग में ना बांटना। ऐसे अगर मैं कह दूं कि मान लो कि जया विदिशा ये दोनों अच्छे हैं, मैंने कोई रैंकिंग नहीं दी इनको, बस टैग दिया कि अच्छे हैं। टैग इनका क्या होगा बताइए, टैग क्या है, कि टैग क्या है, ये क्या है, टैग क्या होगा इनका। अच्छा। अच्छे हाँ, अच्छे अच्छा होना टैग है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर दे दूं कि जया ज्यादा अच्छी है, बस मैं ये कहा कि जया ज्यादा अच्छी है, मैंने जब ये कहा ना तो मैंने एक ऑर्डर दे दिया कि ये रैंकिंग है, लेकिन मैंने कोई गैप नहीं। अभी बताओ कैसा है गैप आप बनाएंगे, कोई गैप इसमें हो ही नहीं सकता। ऑर्डर दिया पर इसमें कोई गैप नहीं आएगा। एक मतलब निश्चित गैप नहीं आता है। जैसे कि मैंने भी लिखा था ना कि एक लिखा, फिर मैंने 4 लिख दिया, मैंने 100 लिख दिया। आपका ऑर्डर तो हो गया, टैग तो हो गया कि नंबर है, पर इसमें एक निश्चित अंतराल नहीं है, कोई गैप नहीं है ऐसा, जिसे आप समझ सकें। जैसे हम इंटरवल स्केल पे अंतराल पे आते हैं ना, वो कहता है कि इसमें जो है दो वेरिएबल के बीच अंतर तो होता है, एक समान अंतर के चलते हैं। 3 का अंतर चल रहा है, 4 का अंतर चल रहा है, 5 का अंतर चल रहा है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 5 का अंतर तो चल रहा है, लेकिन यहाँ ट्रू जीरो पॉइंट नहीं है। उल्टा भी अंतर चल सकता है, 5, 0, -5, -10, ऐसे चलता चला जाएगा। लेकिन जो रेशियो स्केल आता है वो कहता है मेरे पास टैग भी है, मेरे पास ऑर्डर भी है, मेरे पास जो है एक कहते हैं निश्चित अंतराल भी है, पर मेरे पास ट्रू जीरो पॉइंट ये है कि मैं कभी माइनस में नहीं जाऊंगा, मैं जीरो के ऊपर ही रहूंगा हमेशा। 1:2:3, 10:20:30। आपने कई अनुपात देखे होंगे जीवन में, पर कभी माइनस में नहीं जाते हैं, क्योंकि जो रेशियो स्केल काम करता है ना, वो हमेशा क्या करता है, एक ट्रू जीरो पॉइंट पे काम करता है वो। मतलब एक उसका जीरो पॉइंट है कि उसके नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं अगर नोट्स बनाना चाहें। मुझे नोट्स अभी मिला नहीं अपना, मैंने उसमें क्या लिखा था, जैसे कि ये देखिए, ये मैंने लिखा नॉमिनल स्केल। ठीक है, उसके आगे मैंने लिखा टैग, रैंकिंग, और क्या है, रेगुलर गैप, रेगुलर इंटरवल, और यहाँ मैंने लास्ट में लिखा ट्रू जीरो पॉइंट। ठीक है, इतनी चीजें मैंने लिखी। तो आप लोग बताएं नॉमिनल स्केल में टैग होगा कि नहीं होगा। हाँ होगा। और होगा। वो रैंकिंग होगी क्या इसमें। नहीं। रैंकिंग नहीं हुई। होगा। रैंकिंग कहाँ होगी इसमें, रैंकिंग नहीं होती ना, देखो यहाँ पे लिखा है नो रैंकिंग ना, रैंकिंग इसमें नहीं है रुपेश जी। हाँ इसमें रैंकिंग नहीं होती। नॉमिनल स्केल में लिखा है कि रैंकिंग नहीं है ना, तो एकदम साफ लिखा है कि इसमें रैंकिंग नहीं है। अच्छा, इसमें एक इंटरवल गैप बनता है क्या इसमें, और रैंकिंग नहीं, तो गैप का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, और ट्रू जीरो पॉइंट की तो बात ही नहीं है। ठीक है, अगला आप आना ऑर्डर स्किल, उसमें आपको क्या लिखना है। इसमें तो टैग्स और लेबल्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें रैंकिंग भी है, लेकिन इसमें ना गैप है, ना इसमें क्या है, ट्रू जीरो पॉइंट है। ठीक है, ये दोनों नहीं है। उसके नीचे इंटरवल स्केल में क्या है, उसमें आपका लेवल भी है, उसमें आपका क्या कहते हैं रैंकिंग भी है, उसमें आपका एक निश्चित अंतराल भी है। पर इसमें क्या नहीं, एक एक चीज जो नहीं है, इसमें क्या नहीं है,
बताइए इसमें क्या नहीं है एक चीज? ट्रू ट्रू 0 ट्रू पॉइंट 0 पॉइंट। हाँ, इसमें कोई निश्चित एक नहीं कि इसके नीचे ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक निश्चित जीरो के नीचे अगर आप ना जाए ऐसा कुछ नहीं है। वही जब हम रेशियो स्केल पे आते हैं इसमें सब कुछ है, सब टिक कर दीजिए आप इसमें। तो ऐसे क्रम चलता है, पहले में एक सही है, दूसरे में दो सही है, तीसरे में तीन और चौथे में चारों। ऐसे आप करेंगे तो शायद जो मिलान वाले प्रश्न आते हैं बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। जब वो मिलाने को दे देगा ना कि नॉमिनल स्केल निम्नलिखित में कौन सी है, अगली कक्षा में, इसके तुरंत अगली कक्षा में जो शनिवार को होगी, तो उसमें इसके प्रश्न में जरूर लाऊंगा, स्केल पे कैसे प्रश्न बनते हैं। उससे जो आपकी थ्योरी थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप चिंता ना करें। आप एक दो बार देख लेंगे उसको ना। आप सबने इसको नोट किया कि नहीं, ये बताइए। वो हैंड रेज करो जब तक इसको नहीं लिखा है। क्या है, 3 लाइन का तो है। किसने किसने नहीं लिखा है? हाँ, हैंड रेज करें। ये किसी को इसमें कुछ प्रश्न हो, किसी को कोई संशय हो, किसी के मन में कुछ हो, कोई पूछना चाहे कुछ? 2 0 पॉइंट नहीं समझ में आया। ट्रू जीरो पॉइंट क्या होता है ना, ट्रू जीरो पॉइंट एक निश्चित अंक होता है। ट्रू जीरो पॉइंट होता है कि यह संख्या जीरो के नीचे नहीं जा सकती। ठीक है, उनका एक निश्चित है, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। समझे? जैसे कि एक होता है ना कि आपसे कोई कहे, आप परीक्षा दे के आते हैं, आप कहती हैं ना कि मेरा 70% से कम हो ही नहीं सकता। तो आपके लिए जो ट्रू जीरो पॉइंट एक निम्नतम है वो 70% है। ठीक है, उसके ऊपर 100 पार हो जाए परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 70 से कम नहीं होगा। ठीक है, जैसे इन कुत्तों का ट्रू जीरो पॉइंट क्या है, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी इनको भौंकना होता है। तो क्या कहते हैं, इसमें आप देखिए, इसमें आप लोग देखिए क्या है कि एक मिनट। तो क्या कहते हैं, इसमें अगर आप लोग देखें तो जो हमारा इंटरवल स्केल होता है उसमें एक कमी क्या दिखती है कि उसमें आप ऐसे चीजों को लिख तो सकते हैं कि आपने 5-5 का अंतराल दिया, 10-10 का अंतराल दिया, 15 का अंतराल दिया। एक आप निश्चित अंतराल पे तो लिखते हैं, पर चीजें हो सकता है कि माइनस में भी अंतराल आप लिख सकते हैं। आपको पूरी छूट मिली है ना कि आपको अंतराल ही तो लिखना है। मैंने तो कहा नहीं कि आप एक बिंदु से नीचे नहीं जा सकते। कुछ लोग होंगे, मैंने कहा कि एक एक अंतराल पे लिखो, गिनती लिख डालो, तो हो सकता है कोई जीरो, -1 -2 ऐसा उल्टा चला जाए पूरा निगेटिव। लेकिन जो रेशियोज के लिए ट्रू जीरो पॉइंट क्या होता है ना, वो एक निश्चित होता है कि उससे नीचे नहीं जा सकता। वो ट्रू जीरो पॉइंट वो जीरो होता है, पर रेशियो स्केल में रेशियो कभी नकारात्मक नहीं होगा। वो जीरो के ऊपर ही हमेशा रहेगा, उसका अनुपात जो होता है, रेशियो स्केल जो होती है उसको अनुपात बोलते हैं। कभी भी आपको अनुपात माइनस में नहीं दिखेगा, वो हमेशा जीरो के ऊपर दिखता है। तो जब जीरो से नीचे जा ही नहीं सकता तो उसका निम्नतम स्तर है, उसी को हम लोग ट्रू जीरो पॉइंट कहते हैं कि उससे नीचे नहीं जा सकता वो। यही चीज इंटरवल स्केल में नहीं है, उसमें ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होता है, वो माइनस में भी जा सकती है। आपको क्लियर हुआ ट्रू जीरो पॉइंट क्या है? हाँ, हो गया। ठीक है, तो इसमें किसी कोई समस्या है? किसी को भी कोई प्रश्न किसी का, या आगे बढ़ा जाए? क्या कहती है जनता? आगे बढ़। ठीक है, तो अब जो है ना, अभी तक जो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें थी यही तक थी। ठीक है, अब ऐसी चीजें हैं जो तुक्के के ऊपर है, मतलब ये आ जाती हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं आती हैं। जैसे इस साल इससे उतने प्रश्न नहीं बने थे। ठीक है, खैर बने थे प्रश्न, पर ऐसा नहीं कि बहुत कम बने थे। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं। तो एक दो प्रश्न अगर आपका कभी रुकेगा तो दुख होगा ना, इसलिए मैंने कहा कि इसको बता दिया जाए कि क्या होती हैं सब चीजें। देखिए, जो टेस्ट होता है ना, जो टेस्टिंग होती है, जो मूल्यांकन का एक क्या आते हैं ना, वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है CRT, एक होता है NRT। CRT क्या होता है कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरिया क्या होता है ये बताइए, क्राइटेरिया होता क्या है? क्यों बताए, क्राइटेरिया क्या होता है? क्षेत्र टाइप का। क्षेत्र, और कोई क्राइटेरिया क्या होता है? अरे आप लोग में से किसी ने आज जो तक फील्ड क्राइटेरिया, कहते हैं ना, इस फील्ड से आते हैं, इस क्राइटेरिया से आते हैं, जैसे वही। किसी चीज
किसी चीज का विभाग भी बोल सकते हैं, हाँ डिपार्टमेंट। क्राइटेरिया को एक हिसाब से योग्यता से भी आप जोड़ सकते हैं, परी जैसे उन्होंने कहा। एक योग्यता जब क्राइटेरिया मतलब कि भाई ये एक हाँ, निश्चित, मानदंड भी बोल सकते हैं। हाँ मानदंड है एक चीज का, ठीक है। एक क्राइटेरिया नहीं कहते हम कि बीएचयू में ऑनर्स का जिसका होगा पहले वही उसी ऑनर्स से एमए कर सकता है। तो एक क्राइटेरिया है ना ये, कि एक मानदंड है कि जो बच्चा ऑनर्स है वो बच्चा इसमें अच्छा करेगा एमए में आके। एक मानदंड है उनका। तो मानदंड काम कैसे करता है देखिए। कहते हैं जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग, खैर अब ये कम हो गई, जो पहले हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी। उसमें एक फिक्स्ड क्राइटेरिया था। हम लोग ने बोर्ड एग्जाम में क्राइटेरिया क्या देखा है कि जिन बच्चों के 33% से कम आए वो फेल हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया है ना कि 33% कम आपको नहीं पाना है, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो 33% के ऊपर है वो पास हैं, है कि नहीं। हो सकता है कल को चीजें बदलें तो क्राइटेरिया बदल जाए। अच्छा एक क्राइटेरिया आप ये देखिए कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में जाते हैं तो कहता है कि एमए में कम से कम 55% पाया रहे। तो 55% से कम जो पाएगा वो फेल, उसके ऊपर जो पाएगा पास, मतलब फॉर्म भर सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये क्राइटेरिया हुआ ना ये। तो ये जो क्राइटेरिया है उसमें हम लोग परसेंटेज देखते हैं। अच्छा, आप में से किसको 10th 12th में परसेंटाइल में किसी को नंबर मिला है, जितने लोग हमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं? किसी को हाँ, मेरा परसेंटाइल में कि परसेंटेज में? सीजीपी को क्या बोलते हैं? परसेंटाइल ही बोलेंगे ना? किसको? सीजीपी। सीजीपीए को? नहीं नहीं, परसेंटाइल अलग है और परसेंटेज अलग है। आज आपको यही समझाना है कि नेट जेआरएफ को समझाने के लिए जरूरी था कि क्या है परसेंटेज जो होता है वो परसेंटाइल नहीं होता। अच्छा आप बताइए, चलो आप लोग को इसमें आज क्लियर कर दूं, कम से कम आप उसके जेआरएफ लिए क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों में से बताइए परसेंटेज क्या होता है, कोई बताए परसेंटेज क्या होता है? कोई बताए परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज प्रतिशत क्या होता है? परसेंटेज ये होता है कि प्रतिशत क्या होता है किसी भी चीज का निकालना, मतलब कि ओवरऑल मान सकते हो कि जैसे किसी का 100 में 80 आया तो हम कह सकते हैं उसका 80% बना है, मतलब उसका खुद का बनेगा। और परसेंटाइल क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा 98% आया, परसेंटाइल आया, तो इसका मतलब ये होता है कि हर 98 बच्चे पे तुम्हारा स्थान होगा। वो तुम्हारा खुद का नहीं होगा, वो ओवरऑल जो बच्चे हैं ना उनमें माना जाएगा कि तुम, मतलब तुम्हारा 98 बना है तो तुम 98 बच्चों पे तुम्हारा परसेंटाइल बनेगा। हाँ, इसको मैं थोड़ा और क्लियरिफाई, मतलब क्लियर कर, उन्होंने सही बताया पर उसको थोड़ा और क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है। मेरा प्रश्न था कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंट या प्रतिशत। नाम से प्रतिशत, सत में उस कितना है, मतलब एक परसेंटेज, परसेंट होता है ना कि 100 में कितना परसेंट, प्रतिशत 100 में कितना। यही उसका एक साधारण सा, अगर मैं कहूं 100 में 10 तो कितना परसेंट हुआ ये? आप लोग बताइए 100 में 10 कितना परसेंट होगा 100 का? 10%। एकदम आसान सा 10% होगा नहीं है कि 100 में कितना 10%। तो अगर मैंने लगाया परसेंटेज का, लगाया क्राइटेरिया कि 33% के ऊपर वाले पास होंगे, ठीक है। तो जो बोर्ड एग्जाम में जो ऐसी चीजों में हम लोग कैसा मापते हैं अपने आप को, कैसे नंबर आते थे हमारे, अगर इसका सीजीपीए में भी आता था उसको परसेंटेज में ही बताना पड़ता है नंबर। परसेंटेज क्या होता है कि उसका 86% था, ठीक है। इससे क्या बोध होता है हमको कि जितने नंबर का पेपर था, मान लो 600 नंबर का, उसमें उसने उसका इतने नंबरों का 86% स्कोर किया, ठीक है। या मान लीजिए 500 नंबर का पेपर था और मैंने 400 स्कोर किया, ठीक है। मैंने 400 नंबर मुझे मिले 500 नंबर के पेपर में। तो अब मुझे निकालना है कि 100 में कितना। 500 नंबर का पेपर था तो एक 5 नंबर में 1%, ठीक है। अगर मैं 400 पाया तो मेरा मुझे 80% मिला। इसका मतलब क्या था कि मैंने 100% में 80% नंबर पाए हैं। ये होता है परसेंटेज जो हमने जिंदगी भर देखा है। और जब आप नेट जेआरएफ पे कैसे नए कम्पिटिटिव एग्जाम को जो नया आया है, परसेंटाइल क्या होता है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि परसेंटाइल क्या होता है। देखिए परसेंटाइल क्या होता है ना, जैसे अगर मैं अपना बताऊं, मेरा इस टाइम जेआरएफ में मेरा कितना था, 99.8 परसेंटाइल, 87 ऐसे कुछ था, इतना परसेंटाइल। इसका मतलब क्या होता है कि आप 100 बच्चों में 100 बच्चे, ये 100 बच्चे पूरे नहीं है। 100 बच्चे मतलब जितने बच्चों ने भाग लिया था। मतलब अगर 40,000 बच्चे हैं
तो 40,000 बच्चे 100% हुए, ठीक है। इतने में से आप 99.8% बच्चों से एकदम ऊपर हैं, ठीक है, आप सबसे ऊपर हैं। अच्छा, आपको पता है कि टॉपर जो होता है, कोई बताए परसेंटेज का टॉपर, आपको याद होगा 97%, 98% पाता था, ठीक है, जो हम लोग ने यूपी बोर्ड या किसी बोर्ड में देखा होगा, सीबीएसई में 99%, 98%, 97%। लेकिन जब हम लोग जेआरएफ में देखते हैं, किसी को पता है कि टॉपर कितना परसेंटाइल पाता है? कोई बताए? किसी कुछ आइडिया है कि मतलब कितना परसेंटाइल टॉपर पाता है? 100%। 100 परसेंटाइल ना? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसने सारे प्रश्न सही किए थे? नहीं, वो बच्चों जितने किए हैं उससे वो टॉपर है, चूंकि इसलिए उसको 100% माना जाता है। हाँ, मतलब उससे मतलब कंपेयर करके बाकी को परसेंटाइल डिवाइड दी मतलब हाँ, ये बताया इन्होंने जाता सही है बताया बाकी। कि जो टॉप करता है ना, उसको 100 परसेंटाइल दिया जाता है। 100 परसेंटाइल मतलब कि आपकी परीक्षा में जितने लोगों ने भाग लिया था, आप उससे 100% ऊपर, मतलब सबसे ऊपर हैं आप। ये यही फर्क है एनआरटी और सीआरटी में, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप किसी को परसेंटाइल परसेंटेज में किसी को कुछ पूछना है कि परसेंटाइल क्या है, परसेंटेज क्या है? परसेंटाइल क्या होता है कि जितने बच्चे भाग लेते हैं उसमें जो टॉप करता है, उसको धुरी मान के उसके नीचे वाले बच्चे जो आते हैं फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट को 100 परसेंटाइल दिए, सेकंड को 99.999999, थर्ड को 99.9998, ऐसे ऐसे कर करके, जैसे मेरा 99.8 परसेंटाइल था, इसका मतलब क्या है कि मैं परीक्षा में भाग लेने वाले, अगर मान लीजिए परीक्षा में 1 लाख लोग भाग लिए होंगे, तो मेरे उनसे 99,800 लोगों से बेहतर था। इसका मतलब मेरी रैंक कितनी हुई? 200 रैंक हुई, ठीक है। ये होता है परसेंटाइल, कि आप जितने लोग ने भाग लिया उसमें से कितने लोगों के ऊपर है, ठीक है। यही मुख्य फर्क आता है परसेंटेज और परसेंटाइल में, ठीक है। एक बार हम फिर इस पे आ जाते हैं कि जो पहले क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट होता था, उसमें क्या होता था कि एक क्राइटेरिया आपको दे दिया जाता था। हम लोग बचपन से देखे हैं ना, कितना परसेंटेज के ऊपर पाना, तो एक क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्ट है, क्राइटेरिया। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है, ये नेट जेआरएफ का होता है, जिसमें टॉप स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। इसमें ऊपर वाले होते हैं, नीचे वाले की बात नहीं होती, नीचे वाले दिखाए डिस्क्वालीफाइड, आपका परसेंटाइल नहीं दिखाएंगे। सीयूईटी में दिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें चांस होता है कहीं हो जाए। नेट जेआरएफ में नीचे वालों को परसेंटाइल जल्दी नहीं दिखाया जाता है। अब मुझे इस बार का नहीं पता, पहले नहीं दिखाया, नॉर्म का यही नाम है। जो ऊपर वाले टॉप मेट वाले चुन लिए जाते हैं, नीचे वालों को हटा दिया जाता है, ठीक है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि जितनी सीटें हैं उतने बच्चों को लाओ, उनको एक क्राइटेरिया में रखो, फिर खत्म कर दो, ठीक है। अच्छा, कई लोग मुझसे एक प्रश्न, कभी एक लोग ने मुझे जल्दी मैसेज किया था, पूछ रहे थे कि जो ये 99 एंड 98 परसेंटाइल है, या 98 परसेंटाइल मतलब क्या है, कि जो टॉप के बच्चे हैं केवल उनको मिला है, या जिनके 98 99 100% के उनको मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जो टॉप किया उसका केवल, जो हिंदी में टॉप किया उसके केवल 70% दोनों मिला के सही हो। अच्छा बताइए, जो बंदा टॉप किया हो और उसका 100 में 70 प्रश्न सही है, ठीक है, तो अगर सीआरटी परसेंटेज में उसने उसका कितना परसेंट सही है, कितना परसेंट कहा जाएगा उसका, कितना परसेंटेज सही है 100 में 70 करने पे? बताइए आप लोग, कि अगर किसी ने परसेंटेज में टेस्ट लिया, 100 में उस बच्चे का 70 सही, तो कितना सही है? 70%। 70% सही है, ठीक है, क्योंकि एक आपने 100 में प्रतिशत पूछा। अब वही बच्चा अगर टॉप किया हुआ है, और अगर तब मैं पूछूं कि वो टॉपर है, उसका परसेंटाइल बताओ, तो अगर वो 100 में 50 भी किया है और टॉपर है, उसका परसेंटाइल कितना होगा? 100। इसमें किसी को कोई समस्या है कि कैसे परसेंटाइल या परसेंटेज बनाया जाता है? किसी को कोई प्रश्न हो? अभिषेक, रुपेश, जया, किसी के मन में कुछ चल रहा हो? नहीं। नहीं। तो ये क्लियर है दोनों ना, सीआरटी और एनआरटी है क्या? सीआरटी का फुल फॉर्म लिख जाइए, फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग है। इसमें क्या होता है कि एक क्राइटेरिया फिक्स रहता है, उसमें ये होता है कितना यहाँ मेन परसेंटेज की बात होती है। जो एनआरटी होता है, नॉर्म डिफरेंस टेस्टिंग, उसमें ये याद रखना कि टॉप के बच्चे चुने जाते हैं। उससे मल्टीपल क्वेश्चन बना हुआ था कि इसमें टॉप के बच्चे चुने जाते हैं। पहला बच्चा जो होता है वो 100 परसेंटाइल होता है, और उसमें इसमें परसेंटेज यूज नहीं किया जाता, उसमें परसेंटाइल यूज किया जाता है। तो इसको आप याद रखना कि जो सीआरटी है उसमें परसेंटेज यूज किया जाता है,
जो एनआरटी है, एनआरटी नेट याद, आर हटा के नेट कर दो कि नेट में क्या चुना जाता है, वो परसेंटाइल से देखा जाता है, ठीक है। तो किसी के मन में भी सीआरटी एनआरटी के लोग कोई प्रश्न है कि क्या है ये दोनों चीजें? आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, इसको आप ऐसे इग्नोर मत मारिए, क्योंकि इससे प्रश्न आ सकते हैं कभी न कभी। तो इसमें किसी को कोई समस्या है सीआरटी और एनआरटी में? कोई दुविधा, कोई दुख, कुछ है कि नहीं? आगे चला जाए, बताइए क्या किया जाए? आगे चला जाए। चलिए ठीक है, आप लोग बहुत मूक हो चुके हैं, बोलिए। ऊपर वाली चीजों को इग्नोर, एकदम क्या कहते हैं, ये मैंने अलग से लिखा था सीबीसीएस के बारे में, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज्यादा है, इसको इग्नोर मारिए, थोड़ी अलग चीज है ये, ठीक है, ये रिसर्च की चीज है। आप यहाँ देखिए, सीबीसीएस सिस्टम है 2015-16 से लागू हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब बताइए, जो सीबीसीएस है इसका फुल फॉर्म कम से कम आप याद रख लीजिएगा, लगभग हर साल आता है फुल फॉर्म इसका, क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। ये किसने लाया था? यूजीसी लाया था ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये क्या होता है? किसी को इसके बारे में कुछ पता है कि सीबीसीएस के बारे में? आप लोगों ने सुना होगा कभी न कभी अखबारों में, या कभी न कभी आपने सुना होगा। जल्दी में तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें थोड़ा उसका ज्यादा प्रचार है। किसी को पता है सीबीसीएस क्या है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नई चीज है थोड़ी सी। देखिए, सीबीसीएस के पहले तो आपको फुल फॉर्म याद कर लेना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, जो पूछता रहता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इस बार भी पूछा किसी परीक्षा में, जैसे गुजरात भूगोल या किसमें पूछा है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? चॉइस मतलब क्या होती है, बताइए, चॉइस क्या होती है? चुनाव अपनी चुनना। पसंद मतलब की यहाँ चीज। हाँ, बच्चों के चुनाव की चीज है कि बच्चे क्या पसंद करते हैं। यहाँ क्या है, अलाउज देम टू चूज देयर सब्जेक्ट, वहां बच्चे अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं कि मुझे ये करना है, ठीक है। ये तो आप कहेंगे पहले होता था कि भाई अपने मन से बच्चे अपना सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, पर यहाँ खेल क्या है कि यहाँ 3 प्रकार के कोर्स करवाए जाते हैं। पहला एक है कोर कोर्स होता है, ठीक है, कि आपका एक विषय ऐसा है जिसको आपको करना ही पढ़ना है, प्लस आपका हिंदी कोर सब्जेक्ट है। एक फिर होता है कि इलेक्टिव कोर्स होता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा। इसलिए लिख के रटना है क्योंकि इससे इस बार भी 8 से 9 पेपरों में प्रश्न आए हैं कि इसमें किन 3 प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं सीबीसीएस में, ठीक है। आपको ये तीनों कोर्स याद कर लेना है। पहला क्या है, कोर कोर्स होता है, जो आपका मेन कोर्स जो आपको करना है। जैसे मान लीजिए आपने भौतिक विज्ञान में भाग लिया, तो आपको भौतिक विज्ञान पढ़ने से, हम लोग ने हिंदी, हम लोग का कोर सब्जेक्ट क्या था, मेरा बीए में यहाँ पे हिंदी ऑनर्स था, संस्कृत था, फिलोसफी था, तो ये मेरे कोर्स थे, मतलब इनको मुझे पढ़ना ही पढ़ना था। फिर बात आती है इलेक्टिव कोर्सेज की। इलेक्टिव मतलब जिसका आप चयन करते हैं, जैसे आपकी लैंग्वेज थी ना, आप उसका चयन करते हैं, आपको इंग्लिश पढ़ना है, फ्रेंच पढ़ना है, नेपाली पढ़ना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। अधिकतर जगह देखिए ना, जहाँ सीबीएसई लागू नहीं है, गांव में देखिए, केवल 3 चीजों से बीए करवाया जाता है। आपको हिंदी इंग्लिश इतिहास से आपने, हिंदी संस्कृत इतिहास से आपने कर लिया, तो वहाँ पे आपको इलेक्टिव कोई चुनने का नहीं। लेकिन जो सीबीसीएस कहता है कि आपको पहले तो पूरा कोर्स एक चुनना ही है, आपको क्या करना है मुख्य रूप से, फिर हम चुनने का मौका दें कि आज इन 5-6 में आप क्या चुनना चाहेंगे। जैसे कि जो यहाँ इस टाइम हम लोग बीएचयू से जो हम लोग एमए कर रहे हैं, एमए में देखिए अंतिम सत्र में, चौथे सेमेस्टर में, आपको एक अंतिम में चुनना है कि आप इनमें से छायावाद पढ़ना चाहते हैं, भक्तिकाल पढ़ना क्या चाहते हैं, ठीक है। एक उसके अलावा एक चीज और है जो हम लोग को नहीं पढ़ाई जाती है यहाँ पे, वो है फाउंडेशन कोर्स। इसमें क्या होता है, इसमें एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स है। मतलब आपकी जो एबिलिटी एबिलिटी है, हो सकता है वो स्पोकन एबिलिटी हो, बोलने की एबिलिटी हो, ठीक है, या हो सकता है किसी चीज को कुछ करने की एबिलिटी हो, मतलब कुछ नया सिखाया जाता है, आपकी एबिलिटी को बढ़ाया जाता है, बोलने की एबिलिटी, भाषण देने की एबिलिटी, सब चीज को बढ़ाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के कोर्स जो है वो करवाता है आपका सीबीसीएस। ये तीनों आप लिख लेंगे ना, याद कर लेंगे नहीं तीनों चीजें, कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, फाउंडेशन कोर्स। कोर कोर्स जो आपका मेन है, इलेक्टिव जो आप चुनते हैं, फाउंडेशन आपकी एबिलिटी एनहेंसमेंट का है। प्रश्न ये पूछता है कि सीबीसीएस में एबिलिटी एनहेंसमेंट किसके अंतर्गत आता है, फाउंडेशन के अंतर्गत आता है, कौशल विकास के लिए, ये मतलब। हाँ, कोई कुछ पूछना, हाँ आपसे भाई कुछ कह रहे थे क्या आप? ये ये सीबीसीएस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया था कि पहले से था? 2015-16 से लागू हुआ है।
मतलब उसमें क्या था ना, पहले भी कुछ-कुछ जगहों पे चुनने का मौका था, पर इसको अच्छे रूप से 2015-16 में लागू किया गया है यूजीसी द्वारा, ठीक है? तो आप 3 प्रकार। अच्छा, आप बस इस पे मत देखिए कि 3 कोर्स हैं, अभी इसकी विशेषताओं को हम और देखेंगे, जो आपको याद आ जाएँगे कि हमने कहीं न कहीं पढ़ा था इसको। अब देखो क्या कहता है कि ये बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाता है, आपको पता ही है। मार्किंग इसमें क्रेडिट सिस्टम होता है। क्रेडिट सिस्टम मतलब क्या होता है? जो आप सीजीपीए पाते हैं ना, ए, बी, सी, यही तो है क्रेडिट सिस्टम। आपको क्रेडिट दिया जाता है कि आपको ये है। लेकिन सीबीएसई आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, कि अगर आप 2 साल बाद बीए छोड़ देते हैं, ठीक है? 2 साल पढ़ के आपने छोड़ दिया, ठीक है? तो आपको उतने क्रेडिट मतलब 2 साल की डिग्री दे दी जाएगी। 2 साल में आपका 8 सीजीपीए आया था, ठीक है? उसके बाद आपको डिग्री देके छोड़ दिया जाएगा। अब आप चाहे कुछ और करने लगे, कोई और कोर्स करने, मान लीजिए आपने बीए छोड़ के बीएससी करने लगे, ठीक है? अब 2 साल बाद आपको लगा कि भाई कुछ आज आ रहा नहीं है, तो आपने 2 साल बाद इसको छोड़ा। इसमें आपको दे दिया क्रेडिट कि आपने बीएससी भी किया है 2 साल। आप दोबारा जाएँगे जब बीए में ना, तो बीए में आप पहले साल से नहीं पढ़ेंगे। आप तुरंत तीसरे साल में जाएँगे, क्योंकि आपको क्रेडिट पहले मिल चुका है उसका ना, कि आपने इतना दिन पढ़ा था। सीबीएसई यही करता है, सीबीसीएस, कि बच्चे के ऊपर है वो कितना साल पढ़ना चाहता है, उसकी मन नहीं तो छोड़ के भाग जाए, तो उसको हम लेकिन क्रेडिट दे देंगे कि उसने इतना साल पढ़ा था, ठीक है? अब तो 1, 2 साल, 3 साल तीनों का आने वाला है जल्दी में। अब यहाँ बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको स्टडी आप अपने मन से करते हैं, अपने हिसाब से कोर्स लेते हैं। 3 कोर्स हमने देख लिया ना कि क्या कोर्स हैं, और आपको उसमें से आप कोर्स लेंगे तो आपको अच्छे-अच्छे खासे क्रेडिट्स या अच्छे खासे क्रेडिट क्रेडिट मतलब होता है ना कि आपको अंक दिए जाते हैं। वो अंक एबीसीडी में होता है, ए प्लस, बी प्लस ऐसे होता है। उसमें नंबरों की बात नहीं, उसमें क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है? आपने अभी जल्दी में सुना होगा अखबारों में भी कि आपने 2 साल कोर्स कर लिया, उसके बाद चले गए, तो पर आपको उसका क्रेडिट दिया जाता है, उसके अंक आपको दिए जाते हैं, ठीक है? इसमें एक एक चीज़ और इसमें बचती है, हाँ, एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है आपको कुछ, अगर एक्स्ट्रा एक्टिव फाउंडेशन कोर्स नहीं है जो, इसमें आप बेहतर करते हैं, आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट दिए जाते हैं। और क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर्ड, मतलब भेजे जा सकते हैं, जैसे कि आप वापस, मैं बोला कि कोर्स से आते हैं, फिर आप उसमें जाते हैं, तो ट्रांसफर होते रहते हैं वो। सीबीसीएस में बस आपको इतना याद रखना है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसका नाम है। इसमें 3 प्रकार के कोर्स होते हैं। कौन-कौन से कोर्स? आपका कोर कोर्स, इलेक्टिव कोर्स, फाउंडेशन कोर्स। उसके अलावा इसमें क्या है, इसमें क्रेडिट्स दिए जाते हैं आपको। मार्किंग क्या होती है, क्रेडिट सिस्टम में होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, अगर 2 साल पढ़ के आप छोड़ सकते हैं। अब इसमें जॉब ओरिएंटेड स्किल्स सिखाई जाती हैं, ठीक है? और इसमें ये चीज़ें भी माफ़ कीजिएगा, कहाँ गई जी? ये रहा। इसमें ये चीज़ें भी आती हैं, 3 प्रकार के कोर्स इसमें आते हैं, ठीक है? इसमें किसी को कोई समस्या? किसी के मन में कोई प्रश्न? किसी के मन में कुछ है? कोई कुछ पूछना चाहे? एक बार ये वाला बताओ, मेकिंग क्रेडिट सिस्टम। अरे मेकिंग नहीं, मार्किंग है वो। नंबर कैसे दिया जाता है? वो नंबर अंकों में नहीं, क्रेडिट क्रेडिट में दिया जाता है। क्रेडिट मार्किंग तुम लिखे हो यार, तुम कैसे लिखे हो? जैसे भी लिखें जेआरएफ हो गया। अरे मैं रफली लिखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, आप रफली लिखेंगे ज्यादा याद होगा। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब, मैं इसमें पूर्ण सहमति देता हूँ, पर आप समझ लीजिए मार्किंग ही है वो। आर आप लोग को लग नहीं रहा क्या बीच में? यार दिख नहीं रहा क्या ये वाला आर? ये देखिए कितना बड़ा सा है। हाँ हो गया, बताओ ये थोड़ा मार्किंग क्रेडिट सिस्टम बताओ थोड़ा सा। मार्किंग ये है कि जो आपको नंबर दिए जाते हैं क्रेडिट में, मतलब ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसे दिया जाता है, ना कि नंबर में दिया जाता है कि 100 में 15 नंबर पा गए, 20 नंबर पा गए। जैसे हम लोग के साथ अभी जो तुमको नंबर दिया जा रहा है ना, सीजीपीए, यही है क्रेडिट सिस्टम, समझे? इसमें आपको हाँ समझ नंबर में लिख आ के गया। नहीं दिया जा रहा है, नंबर लिख के मार्किंग है, क्रेडिट में दिया जाता है आपको। जैसे मान लीजिए कि 10 क्रेडिट हैं, आप कर रहे हैं कोई काम, तो आपने ये पेपर अच्छा दिया, मतलब पेपर पास किया, 2 क्रेडिट इसका, 2 क्रेडिट इसका, 2 क्रेडिट इसका, बाद में आपको 10 क्रेडिट दे दिया गया। मतलब आपने 2 साल, मतलब 1 साल में 5 क्रेडिट हुआ, अगले साल में 5, आपने 2 साल बाद बीए छोड़ दिया, 10 क्रेडिट आपको मिल गए। तो आप अगली बार आएंगे ना, तो आप ये 10 क्रेडिट लेके आएंगे, आपको मार्कशीट मिलती है इसकी, इससे आप सीधे थर्ड ईयर में प्रवेश करें। ना कि आपको दोबारा से, क्या होता है कई जगह क्या होता है ना, जैसे लड़कियों की शादी कर दी जाती है, जब मतलब जबरदस्ती उनका मन नहीं होता है गांव में अक्सर, तो उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। तो मान लीजिए उन्होंने 2 साल बीए किया था, फिर उनको उनकी डिग्री दी जाती है कि मान लो कल को अगर उनका पति अच्छा निकले, ससुराल वाले अच्छे निकला और उसको तो पढ़ाना चाहें,
पहले क्या दिक्कत थी, आपका गैप हो गया, आपको दोबारा बीए शुरू से करना पड़ता था। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आपके पास 2 साल का मार्कशीट है ना, आप उससे आप सीधे तीसरे साल में एंट्री करें, तुरंत बीए 1 साल में पूरा कर लीजिए। तो अच्छा है कि बुरा, आपको क्या लगता है, अच्छा है कि बुरा है ये? अच्छा है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो कर रहे हैं आपको उनका क्रेडिट दीजिए, ठीक है? इसमें बस ये बात होती है, जो क्रेडिट सिस्टम बात करता है। इसमें किसी को कोई समस्या है किस चीज़ से? ये चीज़ें आपको और बेहतर समझ आएँगी अगले साल से, या 1-2 साल में चीज़ें लागू होने वाली हैं सारी चीज़ें। देखिए कब तक लागू होती हैं। खैर इसमें हमारा नुकसान ही है, क्योंकि बीए, बीएड अब एक साथ हो रहा है, तो फिर हम लोग कुछ साल पीछे रह जाएँगे और लोगों से। देखिए क्या होता है। ठीक है। तो ये कुछ अब अंतिम चरणों की तरफ शिक्षण में हम लोग पहुँच रहे हैं। ठीक है? तो ये कुछ टेस्ट के प्रकार हैं, ठीक है? इससे प्रश्न अधिकतर आते नहीं, पर आप लिखना चाहें तो मैंने इसलिए भेज दिया लिख के ना, कि आपको मैं समझा दूँ, आपको लिखें, वहाँ से देख के अगर लिखना चाहें तो लिख लें आराम से। पहला है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें इम्प्रूवमेंट या फाइंड आउट प्रॉब्लम की जाती है कि लर्नर कहाँ गलती कर रहा है। ऐसे में आपसे डायग्नोस्टिक टेस्ट ये होता है ना, कि आप उससे पूछते हैं या प्रश्न पेपर ऐसा तैयार करते हैं, जिससे आपको दिखे कि वो बच्चा कहाँ-कहाँ फँस रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ, अगर अभी हम लोग जितनी बच्चे हम लोग मतलब जितने हमारे मित्र साथ में जुड़े हुए हैं, आप सब कहीं न कहीं थ्योरीज़ में फँस रहे होंगे, तो मैं टेस्ट लूँगा उन थ्योरीज़ के ऊपर कि उन थ्योरीज़ में आप कहाँ-कहाँ फँस रहे हैं। कि आप गैगनो को नहीं समझ पा रहे हैं, ब्लूम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहा जाता है, जहाँ इम्प्रूवमेंट की बात हो, जहाँ समस्याओं को देखा जाए। और जो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होता है, वो फ्यूचर आउटकम्स को देखा जाता है, कि अभी ये बच्चा ऐसा कर रहा है, तो भविष्य में कैसा करेगा, ठीक है? मतलब कि भविष्य में, मतलब कि क्या कहते हैं, एक भविष्य के चीज़ों को देखा जाता है। जैसे मान लीजिए, आप प्री बोर्ड क्यों करवाया जाता है? खैर प्री बोर्ड तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में आता है ना, कि देखता है कि आप कहाँ-कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं पेपर में, और आप कहाँ-कहाँ सुधार हो सकती है। इम्प्रूवमेंट के बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है। अब प्रोग्नोस्टिक टेस्ट क्या करता है? ये कहता है कि फ्यूचर आउटकम्स की बात करता है, कि अगर आपका 10 में से 8 नंबर आ रहा है, तो अगर ऐसा पेपर आता है, तो आप 10 में 7 तो कर ही ले जाएँगे। जो प्रोग्नोस्टिक टेस्ट है, प्रोग मतलब प्रगतिवादी मान लीजिए, कि फ्यूचर की बात करता है। और एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, जो हम लोग कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, क्यों एनटीए देता है उसमें, नेट जेआरएफ में क्यों आता है? वो आपका पोटेंशियल, आपकी बौद्धिकता देखता है, आपके अंदर कितनी बुद्धि है। टीचिंग एप्टीट्यूड में कभी आपको तथ्यात्मक प्रश्न उतने नहीं मिलेंगे। आपसे छोटे-छोटे प्रश्न पूछता है कि इसमें कैसा कौन-सा लेवल है, यहाँ टीचर को क्या करना चाहिए? तो आपका पोटेंशियल देखता है। तो ये क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगला क्या है? अचीवमेंट टेस्ट है। अचीवमेंट टेस्ट वही जो है आपका समेटिव वाला है। जो हम लोग, अच्छा समेटिव कौन सा था जरा बताओ तो? क्विज यूज था कि फाइनल बोर्ड एग्जाम था समेटिव? बोर्ड एग्जाम था फाइनल। हाँ, तो समेटिव आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम था। तो अचीवमेंट आपका क्या होगा? आपने बीए किया, अचीवमेंट आपको कैसे मिला, ये बताइए आप लोग। अचीवमेंट टेस्ट आपका क्या था? जब आपने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा पास की, आपको मार्कशीट मिला सभी सेमेस्टर, तब वही तो आपका अचीवमेंट हुआ ना, फिर आपने बीए कर लिया है कि नहीं? हाँ। वही अचीवमेंट टेस्ट होता है। अगला क्या है? अ, अगला जो है प्रोफेशनली टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि जनरल एबिलिटी को देखते हैं, इसकी स्किल क्या है, कहाँ तक जा सकता है। वो उतना खास है नहीं, पर प्रश्न आ सकते हैं। आप इसको इसलिए लिख लीजिएगा ना, कि मैच द फॉलोइंग में हो सकता है कहीं भूल भटक के आ जाए चीजें। ठीक है, खासकर एप्टीट्यूड टेस्ट तो आप याद ही रखिए, क्योंकि उसी से बना हुआ पूरा ये यूनिट ही था। फिर परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है, कि आप उसकी टिपिकल परफॉर्मेंस और मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखते हैं। टिपिकल परफॉर्मेंस ऐसा होता है कि बच्चा अधिकतर मान लीजिए किसी परीक्षा में अच्छा कर रहा है, किसी में बुरा कर रहा है, और आप उसमें देखते हैं कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस की अधिकतम क्या, जैसे हम लोग गति की बात करते हैं, हम लोग जो परफॉर्मेंस कहते हैं कि बाइक कितना परफॉर्मेंस देती है, मतलब स्पीड की क्या परफॉर्मेंस है। तो क्या भी आपने सुना है कि किसी ने बोला हो कि इसकी स्पीड की परफॉर्मेंस 0 किलोमीटर पर आवर है, कि वो मैक्सिमम बताते हैं? जैसे अगर मैं बोला कि क्या कहते हैं, जैसे आपका पूछें कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा अच्छा रहा, अगर मैं आपसे बोलूंगा तो आप मैक्सिमम की बात करेंगे, अधिकतर नंबरों की बात करेंगे। आप कहते हैं परफॉर्मेंस बुरा रहा, मतलब मिनिमम गया ये। परफॉर्मेंस टेस्ट मैक्सिमम की बात करता है, टिपिकल परफॉर्मेंस की बात करता है ये, ठीक है? इसमें आपको परफॉर्मेंस याद रखना है। ये जो अब नीचे वाले हैं, उतना खास नहीं है, ठीक है? ऊपर वाले जितने थे, ये जो था आपका प्रोफेशनली था, बस यहीं तक जो थे खास थे। अब अंतिम में कुछ चरण देख लीजिए क्या क्या है। हाँ, ये एक चीज है, ये चीजें एक रिवीजन टाइप में आप समझ लीजिए।
इस व्यक्ति को हम ससम्मान ऊपर उठाते हैं, ये रहा। अब देखिए इसमें क्या था? हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर। हायर ऑर्डर क्या है? एडवांस कॉग्निटिव, लोअर ऑर्डर रिकॉल। एडवांस कॉग्निटिव क्या था? हायर ऑर्डर क्या था? ये कॉग्निटिव मतलब याद रखना बुद्धि से होता है कि आपकी एडवांस बौद्धिकता कितनी अधिक है आपकी। लोअर ऑर्डर क्या था? रिकॉल था। टीचिंग लेवल आपको याद होगा ना। देखिए कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और जो फैक्ट होते हैं उनको याद किया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप बढ़ा बढ़ा के बहुत बड़ा कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात होती है। और क्या है? तो दो चीज होती हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, दो शब्द हैं। ठीक है, जो कन्वर्जेंट क्वेश्चंस या टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है? वन वर्ड आंसर होता है। कन्वर्ज मतलब होता है ना संकुचित कर देना। डाइवर्जेंट जो विस्तार का होता है उसमें एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? कि डायरेक्ट क्वेश्चन होता है मैं आपसे सीधे प्रश्न पूछूं। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? उन प्रश्नों में छुपा के मैं कुछ प्रश्न पूछूं। अब प्रोसेस टाइप क्वेश्चन क्या होता है? कि आपकी नॉलेज देखी जाती है कि आप मुझे बताइए छायावाद का विकास कैसे होता है, तो आपको उसको बताना ही होगा। और कंटेंट टाइप क्या होता है? जैसे मैंने आज जो पढ़ाया आपको, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप उसको रिकॉल करेंगे और उसको याद करके बताएंगे मुझे। ठीक है, ये कुछ प्रकार के टेस्ट होते हैं। अच्छा, कितने कितने लोगों के लिए सारे टेस्ट हवा में उड़ गए, समझ ही नहीं आया कि हमने अभी इतना देर में क्या बोल डाला सारा। कुछ लोगों को लगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया ये। किसको किसको लगा भाई बताइए।